चेयरमैन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बड़ी बजट तकरीरें सुनी और मुझे बहुत सी एडवाइस भी दी गई। किसी ने कहा कुछ मत बोलना, किसी ने कहा सच कम बोलना, किसी ने कहा चुप ही रहो तो बेहतर है, रहने दो। मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा आधा सच बोलूंगी आधा झूठ। जिसको कोई बात बुरी लगे वो उसको झूठ समझे, जो बात अच्छी लगे उसको आप सच समझ लें। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करना चाहती हूँ 9 मई के वाक़े की, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी, हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। मेरे वालिदैन दोनों महाजिर थे। अगर आप जी सेनेटर अफनान साहब प्लीज, तो आपकी बड़ी इज्जत अफजाई होगी। देखिए आप जी देखिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। प्लीज। देखिए, बात यह है कि हम सब ही एक दूसरे को इज्जत देने वाले हैं। अगर हमारा रवैया अच्छा होगा तो दूसरों को भी कोई बेहतर तरबियत मिलेगी, बेहतर तहजीब का हम एक रवायत कायम करें। बदतमीजी करना तो बहुत आसान काम है, और जो लोग हर आदमी अपनी तहजीब, अपनी तरबियत के मुताबिक अपना बेहतरीन फेस सामने लेके आता है। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी, हर इंसान की, चेयरमैन साहब, हर इंसान की एक रेप्यूटेशन है विच कैरीज फादर देन व्हाट यू से। जी करवानी साहब, सेनेटर साहब प्लीज, वो स्पीच कर ली हैं प्लीज। जी 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 बिल्कुल, आप लोग जी प्लीज, जी जी आपने अपनी तकरीर कर ली थी, अब आप जी बैठ जी प्लीज अपनी बात करे रखें प्लीज। देखिए जी, एक दफा कोई बात करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान की यहाँ पे एक बैकग्राउंड है और हर इंसान अपनी इज्जत अपने हाथ में लेके चलता है। आप लोग सबसे पहले एक कोई रिवायत कायम करने की कोशिश करें, कोई बेहतर। जी मैडम प्लीज, आप सेनेटर साहब आप प्लीज अपनी स्पीच कंटिन्यू। करमानी साहब प्लीज। मैं तो अपनी तकरीर तसल्ली से करूंगी जी, जितना जी, इन्होंने इंटरप्ट करना है ये करें। मैं 1 घंटा इधर खड़ी रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी आप करें प्लीज। इनको बोल लें जी प्लीज बोलें। और कुछ बोलना है वो भी बोल लें, क्योंकि इधर तो कोई ना कोई तहजीब है। पार्लियामेंट के अपर हाउस में आप हैं, ये आप तहजीब दिखा रहे हैं। सेनेटर साहब आप प्लीज अपनी स्पीच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आई टेक दैट वेरी नाइसली। बहुत शुक्रिया, बहुत जी प्लीज। करमानी साहब, सेनेटर साहब, थैंक यू सर। जी थैंक यू जी। जी सेनेटर साहब प्लीज। जी बात जो मैं कर रही थी, मैं 9 मई की बात कर रही थी, और मैं ये कह रही थी कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे दोनों वालिदैन महाजिर थे। मेरे वालिद जम्मू से आए, मेरी वालदा श्रीनगर से आई 1947 और 1948 में। हमें पता है आज़ादी की कीमत क्या होती है, हमें पता है कि हमारे वालिदैन ने क्या कुर्बानियाँ दी। हम पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी ही मरेंगे। और जो 9 मई को हुआ वो एक स्याह दाग है हम पाकिस्तानियों के दिल के ऊपर, हमारे जहन पे। और पाकिस्तान के जितने भी शहीद और पाकिस्तान की फ़ौज के जितने भी गाजी हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और हम अपने आप को भी फ़ौज का हिस्सा समझते हैं, क्योंकि फ़ौज, किसी मुल्क की फ़ौज अवाम के बगैर नहीं लड़ सकती, और हम अपनी फ़ौज का हिस्सा हैं। हम अपने फ़ौज के साथ लड़ने वाले हैं और हम अपने फ़ौज की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। ये सब बातें कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 9 मई का जो वाक़या था उसकी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान का जो खित्ता है, जिस जगह पे पाकिस्तान मौजूद है, हम इस वक्त एक बहुत बड़ी गेम का हिस्सा हैं।
रीजनल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क है। पाकिस्तान जिस जगह पे मौजूद है, इस जगह को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स आर टोटली एट एक्शन, और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये उसी का नतीजा है। हमने देखी थी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इराक वॉर में, जब इराक में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के ऊपर बड़ी तकरीरें हुई थी, वहाँ पर जाके जंग कर दी गई थी और उसके बाद पता चला था कि सब झूठ था। इसी तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बनाई गई थी, उसमें भी इसी किस्म का कोल्ड वॉर जो यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान थी उसको एक और रंग देने के लिए। तो सियासत में ये चीज़ें चलती हैं। हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा मुल्क है, इसको बचाना, इसका ख्याल करना हमारा काम है। हम इसलिए, मैं एक प्रोफेशनल खातून भी हूँ, मैं एक माजूर बच्चे की माँ भी हूँ, और आज मैं ख़वातीन की भी रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ और मैं माजूर लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क में सिर्फ अशराफिया को जीने का हक नहीं है। इस मुल्क के 23 करोड़ अवाम जो कि कीड़े मकोड़ों की लेवल पे रहते हैं इस मुल्क में, क्योंकि उनकी कोई से नहीं है। एक उनकी चीज़ होती है वोट, उसका भी उनको हक नहीं दिया जाता। आज जो कराची में हुआ वो भी एक बहुत बड़ा धब्बा है और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके हवाले से जो और दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि जो इस वक्त एक माहौल है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से मुझे कहा गया था कि ज़्यादा सच ना बोलिएगा, घर पे ब्लैक डाला आ जाएगा। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा मुल्क है और हमें अगर टेरराइज़ किया जाएगा, अगर ख़वातीन को, अगर बच्चों को, अगर ज़िले शाह जैसे स्पेशल लोगों को कत्ल किया जाएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के ख़िलाफ़ हमारी अपनी फोर्सेस, देखिए किसी तरह से भी हमारी पुलिस को ये हक नहीं है कि वो किसी का घर जाके तोड़े। बग़ैर वारंट के किसी के घर में दाखिल होना ये गैर कानूनी है। किसी खातून के बेडरूम में घुसना ये गैर कानूनी है। किसी के घर से चोरी करना पुलिस फोर्सेस के लिए ये भी गैर कानूनी है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस पे आवाज़ उठानी ये इंसानियत की आवाज़ है। हम इस हवाले से जो मैं एक शेर आपके गोश गुजार करना चाहूँगी कि किसके हाथ अपना लहू तलाश करूँ, सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। और जो लोग बहुत परेशान भी हो रहे हैं इस वक्त मेरी बात से, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी बात हुई आज, बड़ी फिर अपनी लेवल का इजहार किया हमारे भाई तंगी साहब ने। मैं उनको भी वेलकम कहती हूँ और उनको भी सलाम करती हूँ। देखिए हम सब इज़्ज़तदार लोग हैं, अगर हम अपने आप को ये समझें, अपने आप को खुद भी इज़्ज़तदार समझेंगे तो हम किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को हमारे इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है, जो पीडीएम के प्रेसिडेंट साहब हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने फरमाया कि इमरान, बारहा फरमाते हैं कि इमरान खान साहब यहूदी हैं, यहूदी एजेंट हैं, चलें। और लेकिन पीडीएम वाले अपनी बात को कम अज कम मुताबिक कर लें। आप इस बात को एक्सपंज करें, किसी को कोट ना करें प्लीज। अच्छा, मैं तो बड़ी इज्जत से बात कर रही हूँ सर। कर दिया जी, कर दिया मैंने कर दिया जी, एहतराम से बात कर रही हूँ जी, कर दिया मैंने। लेकिन जो सुन ले, कोई बात नहीं, जी आप जारी रखें प्लीज। सुन ले, कोई बात नहीं सर, हम भी बड़ी बातें सुनते हैं। आप कोट ना करें किसी को प्लीज। सर एक और इनके हमारे बड़े ऑनरेबल पीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनरल गोबल से उन्होंने मुताबिकत की इमरान खान साहब की। सर इमरान खान साहब का इतना नाम लिया गया है तो हम इतना भी ना बोलें तो ये तो बात नहीं बनती ना। सर अब इनको यही नहीं पता कि किसके साथ मिलाना है। पार्टी का एक बंदा कह रहा है कि यहूदी हैं, दूसरा बंदा कह रहा है कि जर्मन नाटजी हैं, तो कम से कम कहानी तो एक कर लें। सर 160 केसेस इमरान खान साहब पे बनाए, लेकिन वो कुरान शरीफ का एक आयत है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अभी जो लेटेस्ट केस इन्होंने बनाया है उज़मा खान साहिबा, उनकी जो बहन है छोटी, और इमरान खान साहब पे,
उस केस में मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, उस केस की जो डेट लिखी गई है वो लिखी गई है 30 फरवरी को ये हुआ। अब आप मुझे बता दीजिए 30 फरवरी कभी हुई है? तो ये झूठे केसेस, झूठे एफआईआर और ये झूठ की जो इतने बड़े पलंदे हैं, 160 केसेस में से भी इनको कुछ नहीं मिलना क्योंकि सब झूठ है। सो ये इसके आगे क्या बोल सकते हैं? हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अच्छा जी, बजट पे आए सर, प्लीज। मैं अब बजट के ऊपर बात करती हूँ, बजट पे बात करती हूँ। डार साहब को भी सलाम। जी, बजट पे बोलें प्लीज। सर डार साहब को भी सलाम। डार साहब का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कि मैं अब ये नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि ये तो डार डिजास्टर है। मैंने उनको कहा नहीं, डार साहब को भी सलाम, क्योंकि डार साहब वो हैं जिन्होंने 1998 में आए थे तो इन्होंने डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग की थी, इन्होंने लोगों के पैसे बैंकों में से फ्रीज किए थे। उसके बाद 2008 में जब ये आए तो 40% डिवैल्यूएशन की इन्होंने करेंसी की, और अब इन्होंने आईएमएफ को भगा दिया। आपको पता है आईएमएफ की जो पाकिस्तान की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से ये, हमने बजट को कहा था कि क्रिटिकल फैक्टर आप इसमें रखें कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं। इन्होंने इनको खास तौर पे कहा था कि अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ करें। उन्होंने कहा था वल्नरेबल बिस्प रिसिपिएंट्स और डेवलपमेंट स्पेंडिंग के ऊपर फोकस करें, लेकिन डार साहब ये सब कुछ नहीं कर सके और आईएमएफ को कभी ठंडा कभी गर्म करके उन्होंने भगा दिया। आज की सबसे ज़्यादा अभी जो ऑनरेबल रजा रब्बानी साहब ने फरमाया, तो ये बातें सोचने की हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, डार साहब क्या कर रहे हैं। और वक्त के ख्याल से मैं बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ दो ही बातें, क्योंकि बाकी सब बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। इनके अपने ही हैं हफीज़ पाशा साहब, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने फरमाया है कि ये जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, इसने 80 लाख लोगों की नौकरियां ले ली हैं, 80 लाख लोगों की, और 10 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे ले गए हैं। ये हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रही। असद अली शाह साहब हैं जो कायम अली शाह साहब के बेटे हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है ये एक वर्थलेस, उन्होंने ट्वीट किया, ये वर्थलेस बजट है, इसमें पैसे की कदर कीमत ख़त्म हो चुकी है, इन्फ्लेशन 30% है और मफलूज मईशत है। इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के लोगों ने कहा है। अच्छा, और सर दूसरी बात ये कि ये एक शिकारी बजट है, प्रीडेटरी बजट है, जिसमें कि कुर्बानी का बकरा अवाम को बनाया गया है। अब ये बजट के जो कागज जिनको काला किया जाता है, और इसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि पैसे हैं नहीं, जेब में रुपया है नहीं, आपने 50% बजट सिर्फ सूद आप दे रहे हैं, आप अपना कर्जा वापस नहीं कर रहे, और बाकी का 50% आपने फिर लोन्स लेके देना है। इसमें इस अपनी मईशत की बदहाली में, पैसे ना होने की हालत में 80 अरब रुपया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वाब दीदी फंड में रखा है, माशाल्लाह, और 90 अरब रुपया एसडीजीज की मद में दिया गया है एमएनएज को। और अगर बहुत सारे एमएनएज को मैं पूछ लूं कि एसडीजीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और अगर मैं उनसे पूछ लूं कि 17 बता दें कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो मैं 100 नंबर दे दूंगी, अगर मुझे 5 भी वो बता देंगे तो माशाल्लाह। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ ले जाती हूं कि हमारे, कंक्लूड करें सर मैं कंक्लूड कर रही हूं, आपको तजावीज़ देती हूं कि क्या होना चाहिए। ये जो लेकिन उससे पहले सर, मेरे बच्चों ने 2 शेर मुझे पढ़ के कहे थे कि ये सुना देना बजट के बारे में। शेर आखिर में पढ़ दे, तजावीज़ पहले बताएं। अच्छा सर, तजावीज़ तो दे रही हूँ सर। क्या अजब आया है इस साल का बजट, मुर्गी का जो बजट है वही दाल का बजट। और बजट की जिस तरह तारीफें हो रही होती हैं, तो खसारे पर खसारे का बजट तैयार होता है, मईशत की तरक्की का मगर सिर्फ प्रचार होता है, यानी बातें। अच्छा सर, अब तजावीज़ पे आ जाते हैं। मेरा ख्याल है, मैं हमेशा बजट देखती हूँ, ज़्यादा समझ नहीं आती थी पहले, अब थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बजट है ना, ये जो 200 किताबें
पैसे ज़ाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पूरा हमने पलंदा रखा हुआ है, कागज़ छपवाते हैं जिसको कोई पढ़ता नहीं है, जिसमें कुछ सच नहीं होता। असल में हमारी हुकूमत पाकिस्तान का जो ब्लैक इकॉनमी है, असल इकॉनमी इस मुल्क की ब्लैक इकॉनमी है। ये जो बजट पेश किया जाता है ये सिर्फ एक आई वॉश है, ये सिर्फ कागज़ों को काला करने और धंधा चलाने के लिए। असल धंधा हमारा ब्लैक इकॉनमी है, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक कहता है कि 34% ब्लैक इकॉनमी है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहती है कि 90% ब्लैक इकॉनमी है। और वो ब्लैक इकॉनमी क्या है, मैं आपको बताती हूं क्या है। ये तजावीज़ दे दें आखिरी सर, 1 मैं मिनट में, उसी में आखिरी बता 1 मिनट में डॉक्टर साहब प्लीज। सर ब्लैक इकॉनमी सुन ले, क्योंकि तजावीज का यही रिलेशन है कि ब्लैक इकॉनमी को समझेंगे, उसको आप लेके आएंगे। ब्लैक इकॉनमी क्या होती है? ब्लैक इकॉनमी वो आपकी इकॉनमी है जिसको आप टैक्स नहीं करते, क्योंकि आपकी सारी जो इनकम है वो टैक्सेशन से आती है, लेकिन आपकी 2/3 ऑफ योर इकॉनमी इज ब्लैक। और ये कहाँ है? ये वो आप अगर किताबों में पढ़ें तो वो लिखते हैं जी ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो रेडी लगाते हैं, जो टैक्स नहीं देते। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान का हर गरीब आदमी दूध पे, फ़ोन पे और हर अशियाए खुर्दो नोश पे टैक्स देता है। जहाँ दाल 400 रुपये किलो हो, जहाँ आटा 200 रुपये किलो हो, जहाँ घी 700 रुपये किलो हो, जहां उसको रहने के लिए, हवा सांस लेने के लिए भी उसको टैक्स देना हो, वो गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। ब्लैक इकॉनमी कहाँ है? ब्लैक इकॉनमी वहां है जहां अमीर लोग हैं। ब्लैक इकॉनमी वहां है जहां इस मुल्क का सबसे बड़ा धंधा स्मगलिंग है। वो स्मगलिंग किस चीज की है? वो स्मगलिंग तेल की है। आप मुझे बताएं, ईरान हमारे साथ है, ईरान से हम स्मगलिंग से तो तेल ले आते हैं टैक्स दिए बगैर, तो पाकिस्तान क्यों नहीं वहां से तेल ले सकता? क्यों नहीं हम ईरान से तेल ले सकते? क्यों हमारा 36% इंपोर्ट बिल जिस पे डॉलर लगते हैं, 36% तेल की इंपोर्ट पे लगता है, तो हम क्यों नहीं तेल मंगाते? क्यों नहीं हम उस पे टैक्स लेते? क्यों नहीं? दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा एक इशू है वो है अफगान ट्रांजिट ट्रेड, यानी पाकिस्तान से जितनी आपकी अफगानिस्तान की ट्रेड आती है उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होती, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाती है और फिर वो वापस पाकिस्तान में आ जाती है, और उसी के ऊपर से फिर हमारा धंधा भी चलता है। तो ये जो ट्रांजिट ट्रेड की मद में जो स्मगलिंग होती है, इसको अंदर लेके आना होगा टैक्स, आपको टैक्स नेट में। और ऐसा मुल्क जो कि जब से मैं पैदा हुई हूँ गूनागूं हालात में है, तो आप मुझे बताएं, इस वक्त हमारा 66% आबादी का, कुछ इलाकों में और कुछ इलाकों में 77% 30 साल की उम्र से कम है। आप मुझे बताएं, जो नौजवान ऐसे माहौल में रहता हो, वो नौजवान क्या ज़हनी तौर पे नॉर्मल होगा? और यही वजह है कि पाकिस्तान में मंशियात और शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हम जिक्र करें या ना करें। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में 35वां मुल्क है जहाँ पर शराब बिकती है। तो जब बिकती भी है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं, और नशा आवर अशिया तो यहाँ पर बॉर्डर के दोनों तरफ चल रही होती हैं। मैंने ANF के साथ भी काम किया है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के साथ भी काम किया है, तो समझ मुझे ये आई है कि पाकिस्तान में नशा आवर अशिया के ऊपर टैक्स ज़रूर लगना चाहिए और हुकूमत की मद में वो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार है। इसके अलावा सर सुनिए, इसके अलावा हमने अपनी, सर ये बड़े इंपॉर्टेंट गुजारिशात हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट तजावीज़ हैं। सर हमने पिछली हुकूमत में 43 मिलियन टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाई किए थे। 43 मिलियन टैक्स पेयर्स हमने चेयरमैन साहब आप थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें जी। 20 मिनट हो गए, मैं तो वक्त दिया आपको। चुप कराए ना सर इनको। आप बोलें, अपनी स्पीच करें प्लीज। ऐसे तो नहीं, काम की बात कर रही हूँ तो। जी प्लीज बोलें। 43 मिलियन टैक्स पेयर्स हमने कहा था इनको। सेनेटर साहब आप प्लीज, सेनेटर साहब उनको खत्म करें देना आप प्लीज। सर बड़ी मेहरबानी।
हम नादरा ने और FBR ने मिलके 43 मिलियन टैक्स पेयर्स आइडेंटिफाई किए थे। वो लोग जो बड़ी गाड़ियां लेते हैं, वो लोग जिनके बड़े बिजली के बिल हैं, वो लोग जो क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और वो नहीं हम वो क्यों नहीं लेके आते उनको टैक्स नेट में? क्यों नहीं उनको टैक्स नेट में लेके आते ताकि आपके पास पैसे आएं? लेकिन मसला क्या है, मसला भी बताती हूँ। आपके पास इस वक्त क्या चल रहा है? इस वक्त मैं बताती हूँ मुल्क के असली हीरो कौन कौन से, जिनको हमें, ये भी एक तजवीज़ है कि असली हीरोज़ को हमें आइडेंटिफाई करके उनको सलाम उनको भी करनी चाहिए। मैं सबको, सबसे पहले उनमें मलिक रियाज साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, साबिर मिट्ठू साहब हैं, और अब एक नए उसमें एंट्री दाखिल हुई है मलिक बूस्तान साहब की, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सारा कर्जा मैं डॉलरों में आपको दे देता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो सर ये क्या कर रहे हैं स्टेट बैंक? बंद करें इसको। ये मलिक बूस्तान और जो इस तरह के लोग हैं, असल धंधा इस मुल्क का ये लोग चलाते हैं। सर इन लोगों को लेके आए, इनको प्रेसिडेंट बनाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मलिक रियाज को बनाए प्राइम मिनिस्टर। सर ये लोग हैं असली। सर ये इधर बाकी जो खिलवाड़ है इससे कुछ नहीं बनने वाला। सर ये मेरी बड़ी सीरियस तजवीज़ है। सर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का नाम भी बदलना चाहिए। अब पाकिस्तान का नाम प्लॉटिस्तान रख देना चाहिए, क्योंकि इधर कारोबार तो हमने बंद कर दिया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बंद, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद। हम किसी किस्म की, हमने अब इस बजट में कहा है कि आप पैसे बाहर से लाएं और आप प्लॉट खरीदें। अच्छा सर ये भी दुनिया का वाहिद मुल्क है हमारा जहां DC वैल्यू, यानी जो डिप्टी कमिश्नर किसी ज़मीन की वैल्यू लगाता है वो कुछ और है और असली वैल्यू कुछ और है। मसला ये है कि सारा डिज़ाइन इस तरह किया गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत को कि ये कभी भी अपने पाँव पे ना खड़ा हो। पाकिस्तान की हुकूमत गरीब रहे, वेंटिलेटर पे रहे, बेगर रहे, और पाकिस्तान के चंद चीदा अमीर लोग और उसमें बढ़ते जाते हैं, कोई शादी की वजह से, कोई इदारों की वजह से। थैंक यू जी। बस सर मैंने नज़म लिखी है सर, वो तो सुनिए आप। नहीं सर कोई बात नहीं सर, आखिरी तकरीर है। थैंक यू जी। वैसे ही सर मुझे इतनी इज्जत मिलती है। और आखिरी वो शेर पढ़ लें अपना वाला। नहीं सर शेर कहाँ सर, ये तो मैंने तकरीर बड़े दिनों से मैंने नज़म लिख के रखी हुई थी, बोलने का मौका नहीं आया सर। आखिरी 1 मिनट है सेनेटर साहिबा प्लीज। सर पढ़ रही हूँ। आखिरी 1 मिनट प्लीज। सर 1 मिनट ओके प्लीज। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। उससे पहले तमहीद ये है कि 25 की रोटी और 35 का नान, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। और सर इस पुराने पाकिस्तान में रिलीफ टू चोर और तकलीफ टू अवाम। अब सर अब नज़म की तरफ आती हूँ। किसे गिराने में तुम लगे हो, किसे हराने में तुम लगे हो, शिकस्त तुमको है, तुम ही पिट रहे हो, हिसाब तुम ही दोगे, हिसाब हम ही लेंगे। आइन को तुम तोड़ते हो, कानून को तुम रोनते हो, अवाम को तुम रोलते हो। जिल्ले शाह को मारा है तुमने, बेगुनाहों को उठाया है तुमने। वो मालो ज़र जिसके पीछे लगे हो, मुहाफिज तुम्हारी कब्र के होंगे। किसे गिराने में तुम लगे हो, किसे हराने में तुम लगे हो। जी सर आखिरी खत्म करने दें प्लीज। वो है रोशन एक इस्तारा, वो है ख्वाब दिखाने वाला। फिर जरा आईने में भी देखो, अपने दिलों की स्याही को जांचो। शिकस्त तुमको है, तुम ही पिट रहे हो, हिसाब तुम ही दोगे, हिसाब हम ही लेंगे। बहुत शुक्रिया सर जी। एक 10 मिनट का नमाज का वक्फा कर लेते हैं, 10 मिनट तक प्लीज़।